हेलो। हाय एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो वेलकम टू द मैराथन वीक सीरीज। और अभी हम बात करेंगे, हमारे आज के 3 स्टैंडर्ड्स पेंडिंग है और हमारी ये मैराथन वीक सीरीज का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल हमारा रहेगा लाइव डाउट सेशन। कल रहेगा लाइव डाउट सेशन शाम को 8 बजे। ठीक है। तो आज की इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है, आज की सीरीज में क्या क्या होने वाला है, AS7, AS9 और AS2। ठीक है। AS2 का मुझे कुछ पोर्शन ही डिस्कस करना है, पूरा नहीं, बाकी तो सब इजी है। AS2 का मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले AS7 से। ठीक है। कब तक होगी ये क्लास सर? अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि हम 12 बजे तक चीजों को समराइज कर लें। ठीक है। ठीक है। चलिए, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चों, जितने भी नोट्स हैं वो मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इससे ज्यादा आपको समझने की ज्यादा जरूरत इसमें है नहीं, मुद्दे की बात है। यस, इंपॉर्टेंट क्या है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में? कॉन्ट्रैक्टर को, ये जो AS7 होता है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कॉन्ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालना पड़ता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करेगा तो उसको मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा। तो 6 चीजें आएंगी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में। 6 चीजें आएंगी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में। 6 चीजें आएंगी। नंबर 1 एग्रीड प्राइस। नंबर 1 एग्रीड प्राइस। नंबर 2 एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज समझते हैं अपन? एस्केलेशन क्लॉज समझते हैं अपन? अगर मटेरियल का, लेबर का प्राइस बढ़ गया, एक लिमिट से ऊपर चला गया, तो कस्टमर मुझे एक्स्ट्रा पे करेगा। कस्टमर मुझे एक्स्ट्रा पे करेगा। नंबर 3 वेरिएशंस, मतलब मॉडिफिकेशंस। वेरिएशंस, अगर काम बढ़ाया जा रहा है तो एड ऑन होगा, काम कम किया जा रहा है तो लेस हो जाएगा, मेरा प्राइस गिर जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या आएगा? अग्रीड प्राइस, एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज, वेरिएशंस ड्यू टू द चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है ना, प्लस माइनस। क्लेम्स, अगर मुझे कस्टमर से क्लेम मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट, मैंने उसके बिहाफ पे कोई एक्सपेंसेस किए या मुझे कुछ मिलने वाला है, वो प्लस होगा। प्लस इंसेंटिव्स, अगर मैंने काम टाइम पे कंप्लीट किया, टारगेट अचीव किया तो इंसेंटिव। माइनस पेनल्टी, अगर मैंने डिले किया तो मेरा पैसा कटेगा। तो रेवेन्यू के अंदर 6 चीजें याद रखिएगा। 6 चीजें याद रखना, रखोगे याद? ठीक है, रखोगे याद? ठीक है, बोलो बेटा क्लियर। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। इससे जुड़ा हुआ मुझे क्वेश्चन एक याद आ रहा है, अब झट से मुझे एक याद आ गया क्वेश्चन। तो इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, मेरी क्वेश्चन बैंक में है, बट आप समझ जाओगे वो क्वेश्चन, हो सकता है आपने देखा हो। ये देखो, एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। एक क्वेश्चन है, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 स्टोरीड बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिक्स प्राइस है 5 करोड़। तो बेटा ये रेवेन्यू का पार्ट हो गया। मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन रहने वाला है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई तो अप टू 20% प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। लेबर कॉस्ट में भी अप टू 30% इंक्रीज हुआ तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। In case AB is able to complete the construction is in less than 2 year 10 month, it will be entitled to additional incentive of 50 लाख। अगर मैंने काम जल्दी कर लिया तो मुझे 50 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि अगर मैंने डिले किया,
डिले किया तो मुझे 20 लाख रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एबी हैज अ रीजन टू बिलीव दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 2 years 8 months। मुझे लगता है कि मैं 2 साल 8 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, और आगे चल के बोला कि कंप्लीट हम कर भी रहे। तो इसका मतलब हमारे रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, एक आएगा 5 करोड़ और एक आएगा इंसेंटिव 50 लाख। ये दो चीजें तो आ गई। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2, लेबर कॉस्ट 1.2 ओरिजिनली हमने एस्टिमेट की थी कि हमारा खर्चा आएगा, बट आगे चल के क्योंकि प्राइस बढ़ गए तो प्राइस बढ़ गए 25% तक। तो बेटा प्राइस लेबर में हमें कितना मिलेगा, अप टू 30, तो 25 ही बढ़े तो मुझे 25 मिलेगा। तो करिए 1.2 का 25, 1.2 का 25%, 0.3, तो 5 करोड़ की रेवेन्यू एग्रीड प्लस इंसेंटिव 50 लाख प्लस लेबर कॉस्ट एस्केलेशन 30 लाख, प्लस लेबर कॉस्ट एस्केलेशन 30 लाख। तो क्या क्या आएगा, एक तो 5 करोड़, ठीक है, उसके बाद 0.5 करोड़ इंसेंटिव, 0.3 करोड़ लेबर एस्केलेशन, लेबर एस्केलेशन। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है 40% से, नहीं मटेरियल का मुझे बोला गया था कि टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ही हम आपको रीइंबर्स करेंगे। टोटल इंक्रीज इन द मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% एस्केलेशन इज 80%। अब मुझे बताइए अगर 40% के कारण 80 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ गई, टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट इज 80 लाख बिकॉज ऑफ 40% एस्केलेशन, मुझे कितना मिलेगा, मुझे सिर्फ 20% मिलेगा, तो उसका आधा, मतलब मुझे 0.2 मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन, मुझे 0.2 मिलेगा। 40 लाख 40 लाख मिलेगा। अगर 80 लाख है फॉर द 40%, तो फॉर 20% कितना, आधा, 40 लाख, मतलब 0.4। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द अबव केस। तो मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना, 5 प्लस 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 6 करोड़, ये हो जाएगा 6 करोड़। आगे बोल रहा है अज्यूमिंग द सेकेंड ईयर, मान लो ये हो रहा है आपका फर्स्ट ईयर में, मान लो आपका ये हो रहा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में क्या हो गया, सेकेंड ईयर में मान लीजिए वो बोल रहा है एबी टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एडिशनल फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फीस बाय 1 करोड़ एंड 20 लाख फॉर गेटिंग द अथॉरिटी अप्रूवल व्हिच इट विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम। तो सिक्स्थ ईयर में ये रेवेन्यू 6 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल मॉडिफिकेशन के चक्कर में 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा, और 20 लाख मतलब 0.2 का क्लेम मिलेगा, 0.2 का क्लेम मिलेगा, तो कुल मिलाके ये हो जाएगा 7.2 करोड़। तो बेटा फर्स्ट ईयर में मैं रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं 6 करोड़, ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सेकेंड ईयर में वही मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा 7.2 करोड़ हो जाएगा, बढ़ के 7.2। मुझे बताइए आपको आया समझ में कि नहीं। 1 करोड़ का एडिशनल फ्लोर बनाने का भी खर्चा रहेगा, मतलब ये 1 करोड़ रुपीस इंक्रीज, ठीक है ना, एडिशनल फ्लोर का 1.2, 6.2 नहीं बेटा, 1 और 0.2। ये देखो एडिशनल फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्टेड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट फीस बाय 1 करोड़, तो 1 करोड़ उसका रहेगा। बोलो बच्चों आया समझ में कि नहीं। तो ये होता है एक टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका। तो टोटल रेवेन्यू में हम ये सारी चीजें लिखेंगे। अब आते हैं टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। फर्स्ट ईयर 6.2 करोड़, नहीं 6.2 नहीं ना, एक सेकेंड, 6.2 आया क्या, 5 प्लस 0.5 0.3 0.4, ओ सॉरी 6.2 और ये आएगा 7.4। हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है। चलो अभी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा सबसे पहले मटेरियल, याद रखना मटेरियल यूज्ड आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, यूज्ड या कंज्यूम्ड। अगर आपने मटेरियल परचेज किया पर कुछ मटेरियल बच गया तो वो क्लोजिंग मटेरियल माइनस हो जाएगा, अगले साल लगा तो अगले साल में जाके ऐड हो जाएगा। पर मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं मिलता आपको, परचेज माइनस क्लोजिंग ध्यान रखना, ओपनिंग होगा तो ओपनिंग परचेज कर लेना। लेबर कॉस्ट चाहे पेड हो चाहे पेबल हो, पीपी यूज किया उसका डेप्रिसिएशन, पीपी हायरिंग पे लिया हायरिंग चार्जेस, डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस वो भी आ जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट याद रखना, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट भी आएगा। बट अगर अब आपको क्वेश्चन में बोले एडवांस गिवन टू सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर क्वेश्चन में बोले एडवांस गिवन टू सब कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं आएगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर बोल रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख, एडवांस टू सब कॉन्ट्रैक्टर 4 लाख,
एडवांस नहीं आएगा, पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। वर्क डन बोल रहा है 7 लाख, तो 7 लाख पूरा आएगा। अगर बोलता है सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट 7 लाख है पर वर्क डन 6 लाख है, तो 6 लाख आता। वर्क डन 6 लाख है तो 6 लाख आता। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ये सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा अलोकेटेड ओवरहेड्स, अगर आप ओवरहेड्स को रीजनेबली अलोकेट कर सकते हो तो वो आएगा। प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए खर्चा, ब्रोकरेज का, टेंडर फीस का, ये सब आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड मिलके होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं आएंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं आएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट और एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? नाउ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, पीसीएम AS7 है, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा टाइम लेगा, तो हमें रेवेन्यू को कैसे बुक करना है? हमें रेवेन्यू को बुक करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड या तो कॉस्ट बेसिस पे निकाला जाएगा, या तो क्वेश्चन में हमें इंजीनियर का टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट दिया जाएगा कि इंजीनियर के अकॉर्डिंग इतना इतना परसेंटेज काम हुआ है। अगर कॉस्ट बेसिस पे निकाला जाएगा, जो कि जनरली इसी बेसिस पे होता है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट बेसिस पे अगर निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट बेसिस पे निकाला जाएगा तो कैसे कैसे निकालेंगे? कैसे कैसे निकालेंगे? तो यहां पर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मतलब वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब incurred till date divided by plus further cost to be incurred, incurred till date plus further cost to be incurred, ठीक है, into 100 ये आ जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन किस पे लगाओगे? रेवेन्यू के ऊपर लगाओगे। किसके ऊपर लगाओगे जी? रेवेन्यू के ऊपर लगाओगे। कुछ आया समझ में कि नहीं? ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन किस पे लगाओगे? रेवेन्यू पे लगाओगे। ठीक है, अगर टेक्निकल सर्वे अप्रोच दिया जा रहा है तो आपको इंजीनियर का सर्वे दिया जाएगा। जैसे इंजीनियर का सर्वे इस तरीके से दिया जाएगा कि फाउंडेशन का काम पूरे काम में 35% होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर बनने का 10% होता है, सेकंड फ्लोर बनने का 15% हो रहा है। तो वो नीचे बोल रहा है कि हमने तो अभी तक सिर्फ फाउंडेशन का काम किया है, मतलब 35% आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना है? 15 लाख। 15 लाख का 35% आप बुक कर सकते हो। इवन जो आपने टोटल खर्चा भी एस्टिमेट किया है 10 लाख, तो 10 लाख का भी आप 35% ही बुक करोगे। तो एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर आप पीसीएम कॉस्ट बेसिस पे लगाते हो, अगर आप पीसीएम कॉस्ट बेसिस पे लगाते हो, तो आप रेवेन्यू के ऊपर आप ये पीसीएम का परसेंटेज अप्लाई करोगे। रेवेन्यू के ऊपर आप ये पीसीएम का परसेंटेज अप्लाई करोगे माइनस कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। जैसे मैं आपको बोलूं यहां पर कि भाई फाउंडेशन का काम कंप्लीट हुआ है, अगर मैं परसेंटेज एज पर कॉस्ट लगाऊं तो मेरा 5 लाख का कॉस्ट हो चुका है आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा 50% काम हो चुका है बेस्ड ऑन कॉस्ट अप्रोच। तो 50% ऑफ 15 लाख मतलब कितना बनता है? 7.5 लाख मुझे रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, और मेरा कॉस्ट कितना है? 5 करोड़। मैं कॉस्ट 5 करोड़ एज इट इज रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो मैं इस बेसिस पे चलूं तो 7.5 माइनस 5 मेरा 2.5% का 2.5 का प्रॉफिट आ रहा है। बट अगर मैं सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से चलूं तो मेरा 35% सिर्फ फाउंडेशन का काम 35% है, तो वो हुआ है। तो इसका मतलब 15 लाख का 35% मतलब 5.25 का मेरा रेवेन्यू बुक होगा, और इवन टोटल कॉस्ट का भी 35% मतलब 3.5 का मेरा कॉस्ट बुक किया जाएगा। तो अगर आप पीसीएम टेक्निकल सर्वे के हिसाब से करते हो तो वो जो परसेंटेज निकलता है वो परसेंटेज आप रेवेन्यू और वो परसेंटेज आप कॉस्ट दोनों के ऊपर लगाते हो, और इस बेसिस पर 5.25 माइनस 3.5 1.75 का प्रॉफिट आता है। दोनों में अलग अलग प्रॉफिट आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखोगे? यस यस यस, रेशियो लेकर बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे पीसीएम को कैसे अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बाद में करवाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। हाउ टू सॉल्व अ फुल क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे।
कंप्लीट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको सबसे पहले क्या करना है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जिसके लिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपने पीसीएम निकाला, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड निकाल लिया। नेक्स्ट, अब आप पीसीएम निकालने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालोगे, जिसके बेसिस पर आपका प्रॉफिट लॉस आएगा। तो स्टेप नंबर 1 में आपको परसेंटेज निकालना था, स्टेप नंबर 2 में आपको प्रॉफिट लॉस निकालना था। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? जो परसेंटेज आया उसको टोटल रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज टिल डेट माइनस अगर पिछले साल तक आपने कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है तो। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये माइनस कर लोगे करंट ईयर के रेवेन्यू में से, तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और कॉन्ट्रैक्ट लॉस। तो ये 2 स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए, ये 2 स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले पीसीएम लगाना है, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट लॉस निकालना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, आपको रिकॉग्नाइज द प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। ये क्या है? जब आपको लगने लगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को एक्सीड कर रही है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जब आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को एक्सीड कर रहा है, जब ऐसा लगने लगे क्वेश्चन देखकर, तो उस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉस में है। हालांकि आप काम कंप्लीट करोगे पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये लॉस में है, तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप आज ही बुक करोगे। दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप एक्स्ट्रा लॉस जो आपको फ्यूचर में होने वाला है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? इस फॉर्मूले के हिसाब से। मान लो मेरा टोटल रेवेन्यू होने वाला है 50 लाख रुपीस का, ठीक है ना? मान लो मेरा टोटल रेवेन्यू होने वाला है 50 लाख रुपीस का, और मान लो मेरा कॉस्ट होने वाला है कुल मिला के 55 लाख रुपीस का। तो बताओ मेरा कुल मिला के लॉस कितना होने वाला है? 5 लाख रुपीस का। मैंने मान लो आज तक जो लॉसेस ऑलरेडी बुक कर लिए हैं वो है मान लो 3 लाख। मैंने आज तक 3 लाख के लॉसेस बुक कर लिए हैं, 3 लाख के लॉसेस बुक कर लिए हैं। प्रॉफिट ऑफिट मैंने कुछ भी बुक नहीं किया है। तो मुझे बताइए अभी भी मुझे कितने का लॉस बुक करना पड़ेगा? 2 लाख का लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉस कितना आ गया? 2 लाख। प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉस कितना आ गया? 2 लाख। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं? इसी के विपरीत, इसी के उल्टा मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा कुल मिला के 5 लाख का लॉस हो रहा है, पर मैंने आज तक कोई लॉस बुक नहीं किया, बल्कि उल्टा मैंने प्रॉफिट बुक किया है 1 लाख रुपए का। अब बताओ टोटल लॉस हो रहा है 5 लाख का, पर मैं 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। तो मुझे बताओ वो कॉम्पनसेट करके मुझे कितना लॉस बुक करना पड़ेगा? मुझे कुल मिला के 6 लाख रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने प्रॉफिट को प्लस कर दिया। मैंने 6 लाख का लॉस बुक करना चाहिए आज। अगर मैं आज 6 लाख का प्रोविजन बनाऊंगा, क्योंकि पिछली बार 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुका था, तब जाके मेरा टोटल 5 लाख दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का लॉस। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। ये कितने बच्चों को समझ में आया? ये स्टेप नंबर 3 आपको कितने बच्चों को समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का है हम वो कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का है? सबसे पहले परसेंटेज निकालो, फिर उसके बाद अभी तक का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, रेवेन्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके माइनस कॉस्ट करके आप करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस निकाल लो अभी तक का। ये चेक कर लो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से एक्सीड हो रही है क्या? हाँ हो रही है। तो फिर ऐसे केस में टोटल लॉस पहले चेक कर लो। ओवरऑल प्रोजेक्ट का लॉस कितना है? ओवरऑल प्रोजेक्ट का रेवेन्यू, ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट, आपका ओवरऑल लॉस आ गया। लॉस इतना होना चाहिए जिसमें से ऑलरेडी इतना लॉस बुक कर चुका हूं, तो हटा दो, बाकी बुक करेंगे। नहीं मैं तो प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, तो बल्कि प्लस करके और लॉस बुक करेंगे ताकि प्रॉफिट को कॉम्पनसेट कर सके। बोलो बेटा क्लियर? एंड स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप, आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और अमाउंट पेबल टू कस्टमर। ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू, रिसीवेबल फ्रॉम और पेबल टू कस्टमर करना पड़ेगा, ये डिस्क्लोजर करना पड़ता है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं अपने कस्टमर के लिए काम कर रहा हूं, अभी तक मैंने 30 लाख रुपीस का खर्चा कर लिया है। बताओ ये 30 लाख मुझे कौन देगा? ऑब्वियसली कस्टमर। ऑब्वियसली कस्टमर। अगर मैंने 30 लाख का खर्चा किया है तो 30 लाख किससे वसूल करूंगा?
30 लाख कस्टमर से वसूल करूंगा, तो सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 30 लाख। मुझे जो भी कस्टमर से रिसीव करना है या कस्टमर से मैंने ज्यादा रिसीव कर लिया है, उसकी वर्किंग में मैं सबसे पहले किसको ऐड करूंगा? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अभी तक मैंने कस्टमर के लिए कितना खर्च कर लिया है, ठीक है, प्लस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज टिल डेट। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे कौन देगा? प्रॉफिट कौन देगा बेटा, मुझे बताओ। सर ईयर बाय ईयर प्राइस एस्केलेशन हुआ तो बेटा ईयर बाय ईयर चेंज होता रहेगा रेवेन्यू, ईयर बाय ईयर रेवेन्यू मेरा चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब मैंने मान लो अभी तक 5 लाख का रेवेन्यू बुक कर लिया है, तो बेटा 5 लाख भी मुझे कौन देगा? कस्टमर ही देगा ना, तो मैं प्लस करूंगा 5 लाख, प्लस करूंगा 5 लाख। मान लो मैंने 2 लाख का लॉस भी बुक किया है, पहले साल मैंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, दूसरे साल मैंने लॉस बुक किया था। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है जो कस्टमर से नहीं मिलेगा, इसीलिए -2 लाख मैंने लॉस बुक किया है, चाहे वो प्रोविजन फॉर फोर्सेबल लॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर फोर्सेबल लॉस ही क्यों ना हो। तो सेकेंड ईयर मैंने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट बुक किया, कस्टमर से मिलेगा, लॉस बुक किया, कस्टमर से नहीं मिलेगा उल्टा, तो इसलिए मैंने कर दिया माइनस। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? डन। तो 30 लाख का खर्चा कर चुका हूं, 5 लाख और मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा, तो मुझे बताओ कस्टमर से मुझे कितना मिलना चाहिए? 33 मिलना चाहिए। अब माइनस कस्टमर को मैंने ऑलरेडी कितने की बिलिंग कर ली है? बिलिंग कितने की कर ली है, मतलब उतना उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो उतना देगा ही देगा, उतना उसने एक्सेप्ट कर लिया कि देगा ही देगा। तो प्रोग्रेस बिलिंग में क्या आता है? प्रोग्रेस बिलिंग में आता है जितना मुझे कस्टमर से पैसा आइदर मिल चुका है या तो मिलने वाला है पर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने रिटेन करके रखा है पर एक्सेप्ट कर लिया कि वो उतना दे देगा। तो जो बिलिंग मैंने प्रोग्रेस बिलिंग की है अभी कस्टमर को, माइनस मान लीजिए वो मैंने बिलिंग की है 25 लाख रुपए, जिसमें से मुझे 22 लाख मिल चुके हैं और 3 लाख मान लो उसका रिटेन्ड है। तो अब बताइए मेरा अमाउंट रिसीवेबल कितना आया? 33 माइनस 25, ये आ गया 8 लाख रुपीस। कितना आ गया? 8 लाख रुपीस। बोलो बेटा क्लियर हुआ? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रोग्रेस बिलिंग में आप पेमेंट रिसीव तो ठीक है, सर पेमेंट रिटेन क्यों लिख रहे हो? बेटा पेमेंट रिटेन मतलब जिसकी मैं बिलिंग कर चुका हूं, बिलिंग में तभी कर रहा हूं अगर उसने मेरा काम सर्टिफाई कर लिया है। आपको ध्यान है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड में 2 चीजें आती हैं, एक आता है वर्क सर्टिफाइड प्लस दूसरा आता है वर्क अनसर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाई उसने किया है उसी की तो मैंने बिलिंग की है बेटा, मतलब मैं एक्चुअली में अमाउंट रिसीवेबल उस चीज के लिए निकालना चाह रहा हूं जो अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है, उसका मुझे अभी भी कितना पैसा लेना है जो उसने अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है। तो इसीलिए अगर प्रोग्रेस बिलिंग के अंदर मुझे कुछ अमाउंट अभी भी नहीं मिला है तो भी मैं प्रोग्रेस बिलिंग में शामिल करके बोलूंगा ठीक है वो तो मिल ही जाएगा, उसको छोड़कर बताओ बाकी कितना मिलना बाकी है, बाकी एक्स्ट्रा कितना मिलना बाकी है। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर? तो इस तरीके से आप 4 स्टेप्स में सॉल्व करते हो। क्या मैं आपको मास्टर क्वेश्चन करवाऊं? क्या मैं आपको मास्टर क्वेश्चन करवाऊं? करवाऊं करवाऊं करवाऊं? करवाऊं क्या? चलो ये है तुम्हारा मास्टर क्वेश्चन, ये है तुम्हारा मास्टर क्वेश्चन। ये मैं ऑलरेडी अपने अहमदाबाद में जब मेरा टूर हुआ था, जो मेरा अहमदाबाद का टूर हुआ था उसमें मैंने बच्चों को करवाया था, ठीक है। तो अपने पास वो सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि अभी आपका जो मास्टर क्वेश्चन का शीट है ना, उसमें जो ये मास्टर क्वेश्चन है ना वो क्या है, सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसमें से सॉल्व करवा रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करके रखा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन में तुम्हारी सारी चीजें, सारे इलाज तुम्हारे हो जाएंगे। AS7 इन ओनली 1 क्वेश्चन, आई कैन चैलेंज, आई कैन बेट ऑन दिस। AS7 ओनली एंड ओनली इन 1 क्वेश्चन। आइए, entity entered into the contract to construct a building for customer.
एक सेकंड ना, पता नहीं क्या हो गया, ये रुक क्यों गया। चलो चलो ठीक है। एंटिटी इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर कस्टमर, इनिशियल अग्रीड प्राइस इज 80 लाख। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू। इनिशियल अग्रीड प्राइस इज 80 लाख। तो ये फिलहाल तो टोटल रेवेन्यू हो गया, पर आगे चल के 1 to 3 ईयर में कुछ मॉडिफिकेशन के चक्कर में चेंज हो सकता है। एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 3 years, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। पहले आप पढ़ लीजिए क्या क्या है। मटेरियल परचेज्ड है, लेबर पेड है, लेबर पेबल है, तो बेटा दोनों आएगा। सुपरवाइजर की सैलरी है, आएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, आएगा। एबनॉर्मल लॉस है, बोलो बेटा आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ हायरिंग पीपी है, आएगा। फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, ये तो डेफिनेटली परसेंटेज निकालने में काम आएगा। अनयूज्ड मटेरियल, बेटा ऊपर मटेरियल परचेज किया है, नीचे अनयूज्ड हो गया, तो बेटा फर्स्ट ईयर में तो ये माइनस हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में तो माइनस हो जाएगा। और नीचे क्या बोल रहा है? मटेरियल अनयूज्ड इन फर्स्ट ईयर वाज एक्चुअली यूज्ड इन सेकंड ईयर एंड नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ सेकंड ईयर। तो ये 2.5 लाख रुपए आपको अगले साल में जाके प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल की 15 लाख में जुड़ा हुआ नहीं है। वेरिएशंस इंक्रीज इन रेवेन्यू, बेटा रेवेन्यू बढ़ गया 1 लाख का, तो मुझे बताओ सेकेंड ईयर में ये 81 हो जाएगा। पहले 80 था, अब 1 लाख से बढ़ जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा। बोलो बेटा आगे। इंसेंटिव, थर्ड ईयर में इंसेंटिव भी आ गया, तो ये 81 तो हो ही चुका था, पर थर्ड ईयर में आके ये 82 हो जाएगा। बोलो बेटा थर्ड ईयर में आके क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो जी, क्लियर? ओके। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव कितने कितने हो गए? प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव कितने कितने? टू बी रिसीव मतलब रिटेन्ड, रिटेन्ड कितने कितने होंगे। इस बेसिस पर मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना है, मुझे परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट लॉस निकालना है, मुझे अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू कस्टमर निकालना है। चलो शुरू करें। सबसे पहले ये चेक कर लेते कि खर्चा हुआ कितना है। सबसे पहले ये चेक कर लेते कि खर्चा हुआ कितना है। तो सबसे पहले मटेरियल कितना? 16 में से 2.5 गया, तो बेटा 13.5 बचा, 13.5 बचा। लेबर 7 + 1 8, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी 50 आएगा। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 90,000 आएगा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ हायरिंग 2 लाख आएगा। तो कुल मिला के कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 24,90,000। 24,90,000 आ गया। पिछले साल कोई कॉस्ट किया था? पिछले साल कोई कॉस्ट किया था? नहीं, ये तो फर्स्ट ईयर है, तो इसका मतलब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट भी यही आ गया। और नीचे मेरे को फर्दर कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 40,10,000। तो फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट है 40,10,000। तो मुझे बताओ कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2490 है, फर्दर कॉस्ट 40,10,000 है, तो कुल मिला के टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 65 लाख। जब आप परसेंटेज लगाओगे तो 24.9 डिवाइडेड बाय 65, तो आपका परसेंटेज आ गया 38.31%। बताओ आया समझ में? सर अभी हम क्या कर रहे हैं? सर अभी हम कर रहे हैं हमारी फर्स्ट स्टेप नंबर 1, हम परसेंटेज निकाल के रख रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का परसेंटेज निकाल के रख रहे हैं, ठीक है। बोलो बेटा 30.31 अप्रॉक्स परसेंटेज आ गया। सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में ये वाला मटेरियल यूज हुआ, ऊपर में जाके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1750, देखिए जी। फिर उसके बाद लेबर पेड 12 लाख रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद 50,000 सुपरवाइजर, सब कॉन्ट्रैक्टर 60,000, कॉस्ट ऑफ हायरिंग 2 लाख, 50 60 2 लाख, तो ये हो गया 32,60,000। 32,60,000 करंट ईयर का खर्चा है। पिछले साल में खर्चा कितना हुआ था? 2490। तो बताइए टिल डेट खर्चा कितना हो गया? 57,50,000 टिल डेट खर्चा हो गया। 57,50,000 टिल डेट खर्चा हो गया। $57,50,000 टिल डेट खर्चा हो गया। अभी और फर्दर खर्चा कितने होने के चांसेस हैं? 25 लाख और होने के चांसेस हैं, तो 25 लाख को और फर्दर में ले लेंगे। टोटल खर्चा हो जाएगा 82,50,000। ओ भाई साहब, जहां मैं पिछली बार बोल रहा था कि टोटल खर्चा 65 लाख होगा, अब मैं बोल रहा हूं कि टोटल खर्चा 82,50 होगा। भाई ये तो बढ़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा रेवेन्यू से एक्सीड हो रहा है? हो रहा है बेटे, हो रहा है। अगर रेवेन्यू से एक्सीड होगा तो तेरे को स्टेप 3 लगानी पड़ेगी। इफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो ध्यान से देख, फर्स्ट ईयर में तेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 65 था, जबकि तेरा टोटल रेवेन्यू 80 का था, तो तेरे को फोर्सेबल लॉस निकालने की जरूरत नहीं थी। पर सेकेंड ईयर में बैंड बज गई। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
8250 is expected to exceed revenue 80 plus variation 81. ओ माय गॉड, फोर्सिबल लॉस का प्रोविजन आएगा। ठीक है, पहले अपन परसेंटेज निकाल लेते हैं। टिल डेट खर्चा 57.5 डिवाइड बाय 82.5, ये हो गया 69.7 का खर्चा, 69.7 का पीसीएम परसेंटेज। थर्ड ईयर में 13, 8, 150, 50, 1 लाख और 2 लाख। 13, 8 और 150, 950, 50, 1 लाख, 2 लाख, कुल मिला के 26 लाख का खर्चा हो गया। पिछले साल तक का खर्चा कितना हुआ है 5750, वो आपका आ जाएगा इधर, और टोटल खर्चा हो गया आपका 83,50,000। टोटल खर्चा 8350 आ जाएगा। फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट अभी कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो आपका 100% काम हो गया है। स्टिल 83.5 है, जबकि रेवेन्यू आपका 80 प्लस वेरिएशन 1 प्लस इंसेंटिव 1 82 ही है। तो बेटा गए तुम लॉस में चल रहे हो। ठीक है, चलो अब तुम्हारा परसेंटेज निकल गया। मुझे सबसे पहले बताओ, क्या तुम्हें फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई? क्या तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई? जल्दबाजी मत करो। क्या कर लोगे जल्दबाजी करके? 2-5 मिनट आगे बढ़ जाओगे, फिर रुकोगे, फिर मेरा वेट करोगे कि अरे नहीं 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 रुक जाओ सर क्या बोल रहे थे। तो जल्दबाजी मत करो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे जिनको AS7 नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता। बोलो बेटा, क्लियर? डन। अब स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या निकालना है? स्टेप नंबर 2 में आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। चलो अब हर साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। सबसे पहले आपका परसेंटेज है 38.1। आपका रेवेन्यू कितना था यहां पर 80। अगले साल होते रेवेन्यू कितना हो गया 81। उसके अगले साल कितना हो गया 82। आपका परसेंटेज कितना है 38.31। तो 38.31 का 80 लाख कितना होना चाहिए? रेवेन्यू टिल डेट आपका आना चाहिए 30,64,800। पिछले साल तक का रेवेन्यू आपने कुछ बुक नहीं किया क्योंकि आपका ये फर्स्ट ईयर है, तो आपका करंट ईयर का रेवेन्यू आ गया 30,64,800। करंट ईयर का खर्चा कितना है? करंट ईयर का खर्चा है 24,90,000। 24,90,000 करंट ईयर का खर्चा है। ये आ गया आपका प्रॉफिट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर बेटा क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं क्लियर? बोलो ना भाइयों बहनों। एक तो तुम यार लेक्चर यार लाइक नहीं करते हो यार, बार बार बोलना पड़ता है तुम लोगों को। मतलब ऐसे होता है क्या? हाँ ऐसे होता है क्या? क्या यार, प्लीज 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 लेक्चर को लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि बस ये लेक्चर बहुत लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आपका लाइक करना और कमेंट करना बहुत जरूरी है। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में क्या था? सेकंड ईयर में आपका परसेंटेज हो गया था 69.7, रेवेन्यू हो गया था 81। तो आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 56,45,700 टिल डेट तक का रेवेन्यू। टिल डेट तक का रेवेन्यू, अरे आप निकाल के देखो, आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी मत सुनो। टिल डेट तक का रेवेन्यू, अरे समझे क्या? पिछले साल का रेवेन्यू क्या था 30,64,800, तो वो माइनस करोगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा? करंट ईयर का रेवेन्यू 25,80,900। और करंट ईयर की कॉस्ट कितनी थी? 32,60,000। 32,60,000 आपकी करंट ईयर की कॉस्ट थी। तो आपका लॉस आ गया 6,79,100। रुको, अब यहां लॉस आया, तीसरे साल में मत जाओ, अब आप स्टेप नंबर 3 में आओ। इफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो आपको फोर्सिएबल निकालना पड़ेगा। अब देखो फोर्सिएबल की क्या मैंने आपको बताई थी तरीका। आपको फोर्सिबल लॉस निकालने का तरीका कैसे बताया था कि बताओ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपका कितना हो रहा है 81 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हो रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपकी हो रही थी 8250। 8250, तो बताओ आपका टोटल लॉस कितना हो रहा है? 81 लाख 8250, टोटल लॉस आपको कितना लगभग लगभग हो रहा है? 150। कितना लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हो? कितना लॉस बुक कर चुके हो? ओ माय गॉड, 679,100 ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो वो हटा दो। 679,100 तो ऑलरेडी बुक कर चुके हो। कितना प्रॉफिट बुक कर चुके हो? 574,800 प्रॉफिट भी बुक कर चुके हो, तो फिर उसका तो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। 574,800 एक्स्ट्रा बुक कर चुके हो, तो वो तो बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कितना फोर्सेबल लॉस बनाना पड़ेगा? 150
150 प्लस 574 800 माइनस 679 100, आपको 45,700 का प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस, प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस आपको बनाना पड़ेगा 45,700 का। आइए, कैलकुलेशन ऑफ फोर्सिएबल लॉस। टोटल रेवेन्यू 81, टोटल कॉस्ट 82.5, टोटल एस्टिमेटेड लॉस 1.5 लाख, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो कितना प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस बनाओगे? 45,700 का प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस बनाओगे। तो बताओ करंट ईयर में तुम्हारा लॉस कितना आया था? 679,100, और करंट ईयर का एक और प्रोविजन तुम्हारा 45,700, तो कुल मिला के करंट ईयर का लॉस कितना हो गया? करंट ईयर का लॉस हो गया 724,800। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए बेटा, यहां पर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतना टोटल नुकसान मुझे बुक कर लेना चाहिए। मैं आज तक कितना बुक कर चुका हूं? तो प्रॉफिट और लॉस मिलाकर कितना बुक कर चुका है? 679,100 माइनस 574,800। तो अभी तक इन दोनों को अगर देखें तो तूने 1,04,300 का लॉस बुक कर लिया है। बाकी का और बुक कर ले अभी के अभी, बाकी का तू अभी के अभी और बुक कर ले। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों, हवाबाजी में हाँ नहीं बोलने का है, पेपर है अपना, हवाबाजी में हाँ नहीं बोलने का है बेटा, ध्यान रखना। सबको क्लियर आ रहा है कि नहीं समझ में? सबको क्लियर हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? चलो अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपका काम कितना हो गया? 100%। थर्ड ईयर में आपका काम कितना हो गया? 100%। सर एक बार रिपीट कर दो, सर एक बार रिपीट कर दो। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा क्या है, आपका 81 लाख रुपीस का टोटल रेवेन्यू होने वाला है। ये मैं सेकेंड ईयर में खड़े होके बोल रहा हूं। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होने वाली है? 8250। ऐसा मुझे समझ में आ गया है, बिकॉज जब मैं परसेंटेज निकाल रहा था तो मेरा इतना खर्चा हो चुका था, इतना और होने वाला था, मतलब मुझे पता है कि मेरा 8250 होने ओवरऑल खर्चा होने वाला है। तो 81 का रेवेन्यू होने वाला है, 8250 का खर्चा होने वाला है, मतलब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में लॉस में चल रहा हूं। तो लॉस 150 का मुझे प्रोजेक्ट में होने वाला है। मेरा मानना है कि मुझे ये 150 का लॉस अभी ही बुक कर लेना चाहिए कंसीडरिंग प्रूडेंस प्रिंसिपल। पर ये तो सेकेंड ईयर के एंड में बोल रहा हूं ना, आज तक मैं क्या बुक ऑलरेडी कर चुका हूं लॉस, जितना लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूं उतना मैं नहीं करूंगा। तो मैंने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट बुक किया था, और मैंने सेकेंड ईयर में 679,100 का लॉस बुक किया था। ठीक है, 679,100 का लॉस बुक किया था। तो ये देखिए नेट नेट प्रॉफिट और ये लॉस, नेट नेट देखिए मैं कितने का लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। 574,800 माइनस 679,100। मैं नेट नेट, देखो ना बेटा, इसको करना पड़ेगा। सुनने से क्या होगा? कैलकुलेटर चलाओ ना बेटा, पेपर तुम लोगों का है, करना पड़ेगा बेटा। हाँ, इस मोमेंट पे भी अगर तुम सिर्फ ऑडिट ऑडिट खेलोगे तो मजा नहीं आएगा, कैलकुलेटर चला के देखना पड़ेगा। जिस बच्चे ने मुझे बोला कि नहीं समझ में आया, प्लीज प्लीज प्लीज, इतना इतना ये प्रॉफिट ये लॉस तुम अभी तक 1,04,300 1,04,300 का लॉस बुक कर चुके हो, और तुम्हें टोटल लॉस कितना बुक करना है? 150। तो मुझे बताओ बाकी का कितना लॉस अभी और बुक करना बाकी है? 45,700, जो मैं तीसरे साल का वेट नहीं करूंगा, मैं अभी के अभी बुक कर लूंगा। बस आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? तो ये क्या था, इतना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, इतना लॉस बुक कर चुका हूं, नेट नेट लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। तो 150 में से जितना लॉस बुक कर चुका हूं वो छोड़ के बाकी का लॉस बुक करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो कल आ जाएगा वीडियो नमन, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी का वीडियो कल आ जाएगा, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी का वीडियो कल आ जाएगा, डोंट वरी।
थर्ड ईयर में आ जाओ। थर्ड ईयर में क्या है? थर्ड ईयर में है आपका 100% कंप्लीशन हो चुका है। आपका रेवेन्यू कितना हो चुका है? 82। सर कैसे आया 82? बेटा 80 लाख रुपीस का तो अग्रीड था, वेरिएशन के चक्कर में 1 लाख बढ़ गया और इंसेंटिव 1 लाख बढ़ गया, तो कुल मिला के 82 लाख का रेवेन्यू है। 100% के हिसाब से मेरा 82 लाख का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। मैं पिछले साल तक कितना बुक कर चुका हूं? 56, 45, 700। तो मुझे बताओ कितना और बुक करना चाहिए? 25, 54, 300। कितना खर्चा सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में किया? 26 लाख। 26 लाख का खर्चा किया, तो लॉस कितना हो रहा है? 45, 700। पर मैं ये लॉस बुक नहीं करूंगा। मैं जो खर्चा बोल रहा हूं ना, 26 लाख का मैंने किया, मैं 26 लाख का खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं 26 लाख में से 45, 700 का कॉस्ट कम रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में ही 45, 700 में सेकेंड ईयर में ही एक्स्ट्रा लॉस बुक कर चुका हूं। तो मैं थर्ड ईयर में ये कम बुक करूंगा, मतलब मैं थर्ड ईयर में रेवेन्यू को कॉस्ट के बराबर बुक करूंगा, ताकि प्रॉफिट 0 आ जाए, लॉस 0 आ जाए। बात को समझो ना बेटा। थर्ड ईयर में मुझे कुछ भी बुक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पूरा लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। 150 का ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। तो थर्ड ईयर में नो प्रॉफिट नो लॉस करने के लिए मुझे कॉस्ट कितनी बुक करनी पड़ेगी? टू द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू ओनली। टू द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू ओनली मुझे बुक करनी पड़ेगी। मतलब मैं कॉस्ट बुक करूंगा 25, 54, 300। 45, 700 में ऑलरेडी बुक कर चुका था, इसलिए सेकेंड ईयर में ज्यादा बुक कर चुका था, इसलिए थर्ड ईयर में कम बुक करूंगा। आया समझ में ये पॉइंट? दैट्स इट। तो इस तरीके से होगा। अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्या बच गया? इस क्वेश्चन में बच गया अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू कस्टमर। अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू कस्टमर। तो चलो अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्यू टू कस्टमर निकाले। अब ये अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्यू टू कस्टमर कैसे निकालते हैं? आज तक जितना खर्चा किया, तो फर्स्ट ईयर में मैंने कितना खर्चा किया था? 2490। देखो देखो जाके देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने 2490 का खर्चा किया था आज तक। तो आज तक जितना खर्चा किया वो मुझे कस्टमर से मिलना चाहिए। प्रॉफिट बुक किया तो वो भी कस्टमर से मिलना चाहिए। लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे कस्टमर से इतना मिलना चाहिए। चेक करते हैं कि कस्टमर से मुझे ऑलरेडी प्रोग्रेस बिलिंग कितनी हो चुकी है? 25 लाख की। तो 25 लाख की प्रोग्रेस बिलिंग हो चुकी है। ये ड्यू फ्रॉम कस्टमर आ गया। ये क्या आ गया? ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अगले साल चलते हैं, नेक्स्ट ईयर चलते हैं। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। टिल डेट कॉस्ट इनकर्ड कितना है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 5750। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मेरा इतना हो चुका है, तो मुझे कस्टमर से मिलना चाहिए। आज तक मैंने लॉस कितना बुक किया है? आज तक मैंने लॉस कितना बुक किया है? तो मैंने लॉस आज तक बुक किया है 679,100 प्लस 45,700। ये मैंने लॉस बुक किया है। ये मैंने वो लॉस बुक किया है बेटा। बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो बोलो। एक ना इसमें ना थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। एक सेकंड। मैंने प्रॉफिट बुक किया है, मैंने प्रॉफिट बुक किया है 574,800 का, और लॉस बुक किया है 724,800 का। मैंने यहां पर प्रॉफिट लिखना भूल गया। 574,800 का मैंने आज तक प्रॉफिट बुक किया है, और लॉस बुक किया है 724,800। लॉस 724 कैसे आया? सेकेंड ईयर में मैंने लॉस बुक किया था 679,100 का, और 45,700 का प्रोविजन फॉर लॉस भी बुक किया था। तो आज तक मैंने लॉस बुक किया है 724,800, प्रॉफिट बुक किया है 574,800। तो नेट नेट मैंने आज तक लॉस बुक कर लिया है 150। ठीक है, तो चलिए करिए, कितना आया? 5750 माइनस 150, नेट नेट कुल मिला के ये आ गया 56 लाख। और अभी तक की मेरी प्रोग्रेस बिलिंग कितनी हो चुकी है? 44 लाख की। तो 44 लाख तक की प्रोग्रेस बिलिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब मुझे कितना पैसा अभी और मिलना बाकी है? 12 लाख रुपीस मुझे और मिलना बाकी है। 12 लाख रुपीस मुझे और मिलना बाकी है। ठीक है, क्लियर। थर्ड ईयर में कॉस्ट इनकम टिल डेट पूरा कर लिया, कॉस्ट इनकम टिल डेट पूरा कर लिया। प्रॉफिट लॉस बुक करके, प्रॉफिट लॉस बुक करके, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, प्रॉफिट लॉस बुक करके मैंने प्रॉफिट बुक किया है 574,800, लॉस बुक किया है यहीं पर 724,800, वही 150। तो मुझे बताओ मुझे कितना रिकवर होना चाहिए? 82 लाख रुपीस रिकवर होना चाहिए। और सही भी है, मुझे 82 ही रिकवर होगा, क्योंकि मेरा रेवेन्यू कितना है? 82।
मेरा रेवेन्यू कितना है 82, और मेरी प्रोग्रेस बिलिंग कितनी हुई है, प्रोग्रेस बिलिंग बता नहीं रहा है, मतलब पूरी हो चुकी होगी। तो प्रोग्रेस बिलिंग अगर पूरी हो चुकी होगी तो मैं प्रोग्रेस बिलिंग को 82 अगर यहां पर करूंगा तो ये अमाउंट ड्यू और अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू जीरो आ जाएगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ, आया समझ में? आज तक का प्रॉफिट कितना बुक किया है, आज तक का लॉस कितना बुक किया है। 82 देखो कहीं ना कहीं लॉजिकली सही भी है, मुझे 82 लाख ही मिलेगा क्योंकि रेवेन्यू 82 ही था, और प्रोग्रेस बिलिंग अगर 82 हुई है तो बस उतना ही। बोलो क्लियर? ठीक है, क्लियर। मैं ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो अभी अपलोड कर देता हूं तुम लोगों को, मैं ना बाद में नहीं तो भूल जाऊंगा। मैं तुम लोगों को अभी अपलोड कर देता हूं, वही वाली ड्राइव है, ओनली स्टेप वाइज करना है, बाकी सब इजी है। करेक्ट, वो वाली ड्राइव है। कौन सी वाली ड्राइव है सर, आपको पता है? ये है आपका AS7 मास्टर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जाएगा तुम्हारी उसी ड्राइव में, सेम टू सेम ड्राइव में चला जाएगा, ये मैराथन वीक वाले में, ठीक है। चलो उसी में ड्राइव में चला गया, मैराथन वीक वाली ड्राइव में चला गया, ठीक है। वाई कंसिडरिंग प्रीवियस लॉस, बेटा ये टिल डेट है, इसीलिए हम प्रीवियस लॉस कंसिडर कर रहे हैं। वाई वी आर कंसिडरिंग प्रीवियस लॉस, वाई बिकॉज हम जो कस्टमर के से ड्यू फ्रॉम ड्यू टू निकाल रहे हैं, दिस इज टिल डेट, सब मिलाकर आज तक। क्या बेटा, यू आर कंसिडरिंग दिस कॉस्ट टिल डेट, सो यू हैव टू कंसिडर द प्रॉफिट लॉस टिल डेट ना बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो तो ये हो गया गाइस। AS7 में और क्या था, बस AS7 में छोटी सी बात और ये है, छोटी सी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम होने वाला है, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो PCM लगाओ। अगर आपको लगता है कि आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, काम कभी कंप्लीट नहीं होगा, काम कभी कंप्लीट नहीं होगा, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, काम कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप रेवेन्यू को कॉस्ट के बराबर रिकॉर्ड करोगे, PCM नहीं लगाओगे। नो PCM, नो PCM। तो अगर आउटकम आपको कॉन्ट्रैक्ट का दिख रहा है, आपको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप PCM लगाओगे रेवेन्यू के ऊपर। आपको दिख रहा है कि काम कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर रिकॉर्ड करोगे, उसमें से भी वो कॉस्ट जिसकी रिकवरी प्रोबेबल है। दैट्स इट, बस बेटा हो गया AS7, यही कहानी थी AS7 की। डन बेटा, मैंने AS7 और दुनिया भर के सब नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, तो मैं बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सारे की सारी चीजें अपलोड कर ली है। ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जो ऑल इन वन फोल्डर है उसमें जो मैराथन वीक करके फर्स्ट फोल्डर है, जब आप जाओगे देखो AS7 का मास्टर क्वेश्चन सॉल्यूशन अभी डाल दिया, AS22 का मास्टर क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने पहले से ही डाल दिया था, मास्टर क्वेश्चंस मैंने यहां डाल दिए हैं। अगर आप मेरी PDF बुक्स में जाओगे तो 2, 7 आपको सब दिखेगा, 9, 10, 15 PDF बुक्स भी दिखेंगी, प्लस हैंड रिटन के अंदर कंसोलिडेशन, ब्रांच, बायबैक, कैश फ्लो, इंटरनल, AS9 के नोट्स जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, AS9 के नोट्स में हैंड रिटन ऑलरेडी डाल चुका हूं। खुल क्यों नहीं रहा है भाई, तू खुल क्यों नहीं रहा है? AS7 हमारा हो गया, ठीक है। AS9 ये मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। AS9 के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी डाल चुका हूं, अमेलगमेशन की समरी डाल चुका हूं। ये AS16 इंडिया 16 नहीं था, ये गड़बड़ है, मेरी तरफ से गड़बड़ है। ये AS10 की समरी डाल चुका हूं, AS22 की समरी डाल चुका हूं, AS7 का पता नहीं क्या डाला है मैंने, अच्छा मैंने फिर से नोट्स डाल दिए, ठीक है। फिर AS12 की समरी डाल चुका हूं, AS15, 19, 25, 26 सब समरी डाल चुका हूं, बोलो मत, जाके देख लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं AS9, पहले AS9 करवाऊंगा मैं।
मैं AS2 सबसे लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि मुझे AS2 में ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करनी है, कुछ लिमिटेड बातें डिस्कस करनी है। नहीं नमन, MCQ के लिए आपको कुछ भी अलग से प्रैक्टिस करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास अब तो टाइम नहीं है, ठीक है। AS9 और AS2 का कोई मास्टर प्रॉब्लम मेरे पास अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो अभी मैं आपको इसका एक प्रॉपर रिवीजन करवा दूंगा। हाँ, AS9 में मैं आपको जरूर ये बता सकता हूं कि AS9 में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की समरी इस तरीके से लिख के रखी है। तो ये भी एक तरीके से मास्टर प्रॉब्लम ही हो गया कि इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस AS9 के निकाले हैं थ्योरेटिकल टाइप के, मैंने उनकी समरी लिख के रखी है। देखो, जैसे ये समरी है मेरे क्वेश्चन नंबर 101 का, कुछ समरी है, 102 का है, 104 का है, ऐसा। तो बड़ा मजा आने वाला है। चलो AS9 करते हैं। सर AS9 क्या है? AS9 रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर। रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस इनफ्लो। रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर। ग्रॉस इनफ्लो चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर। जिन बच्चों को गूगल ड्राइव का लिंक चाहिए वो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं। कभी भी कोई फैकल्टी अगर गूगल ड्राइव बोल रही है तो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देगा ही देगा, ठीक है। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना बेसिक दिमाग लगाइए। अगर मैं इतने बड़े लेवल पर रिवीजन करवा रहा हूं तो गूगल ड्राइव का लिंक तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि बच्चे उसको एक्सेस करें। तो बच्चों दिमाग चलाओ। कुछ बच्चे ना फालतू के ना, एग्जाम है सर पे और अभी भी ये वाली चीजें सोच रहे हैं कि गूगल ड्राइव का लिंक आए। चलो, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस इनफ्लो चार्ज फ्रॉम कस्टमर। हो सकता है आपने अगर AS9 अभी तक नहीं किया होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अब नहीं करना पड़ेगा, वीडियो से आपका काम हो जाएगा। तो रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो फॉर प्रिंसिपल, फॉर एजेंट। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, कंसाइनर कंसाइनी, कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं अपने एजेंट को बोल रहा हूं तू मेरे बिहाफ पे क्लासेस बेच, फिर वो फाइनली स्टूडेंट को क्लास बेच रहा है। तो अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरे लिए रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू इज द अमाउंट चार्ज फ्रॉम कस्टमर बाय द एजेंट। एजेंट ने जो स्टूडेंट से चार्ज किया मेरे लिए वो फीस है, मैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। फॉर एजेंट, एजेंट को रेवेन्यू क्या मिलेगा? एजेंट के लिए रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट। एजेंट के लिए रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट। तो इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अ प्रिंसिपल, फॉर यू द रेवेन्यू इज डायरेक्ट द अमाउंट चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इफ यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट एंड यू आर अप्लाइंग AS9 तो फॉर यू द रेवेन्यू इज कमीशन, ठीक है। फॉर यू द रिविजन इज कमीशन, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर? नेक्स्ट, रेवेन्यू मे बी इन कैश और इन काइंड अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैं ये आईपैड बेचूं तो, अगर मैं ये आईपैड बेचूं तो बेच के जो मुझे पैसा आएगा क्या वो मेरा रेवेन्यू होगा? नहीं। जय चावला अगर आईपैड बेच रहा है तो अपनी एसेट बेच रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेच रहा है। पर अगर मैं अपनी ये किताब बेचूं तो, जो कि मस्त किताब है, प्यारी प्यारी किताब है, अगर मैं ये बेचता रहता हूं तो यस मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू क्या है? जो भी चीज आप अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हो, चाहे फिर आपको कैश में बेचना है चाहे आप काइंड में बेचते हो, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा। फर्स्ट 5 पेजेस खाली आ रहा है? नहीं बेटा, पूरा है, पूरा है, कंप्लीट है बेटा। पूरा है बेटा, इट्स कंप्लीट। मैंने ड्राइव पे ही चेक किया, ड्राइव से ही चेक कर रहा हूं बेटा, कंप्लीट है। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो कंफर्म करे कि यस उसको कंप्लीट दिख रहा है?
प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप फोकस करिए। नेक्स्ट, इफ अमाउंट ऑफ कैश इज इन्वेस्टेड इन शेयर्स रेगुलरली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस इट मे बी कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में रेगुलरली बेसिस पर, तो वो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। हेंस डिविडेंड इनकम फ्रॉम सच रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ऐसे केस में जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आपका रेवेन्यू माना जाएगा। क्या ये पॉइंट सही है? कंप्लीट है सर? कंप्लीट है सर। चलो ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट एक एक करके मुझे ना पॉइंट पॉइंट वाइज बोलते जाओ। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है ना, ट्रेडिंग करते रहते हो रेगुलर बेसिस पर, तो जो डिविडेंड है वो भी आपका रेवेन्यू माना जाएगा। चलिए आगे। व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक बार काम करता हूं, मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर लेता हूं। मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर लेता हूं। ये लो, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। AS9 समरी नोट्स, ये लीजिए। रेवेन्यू किस फॉर्म में हो सकता है? रेवेन्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, रॉयल्टी अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ एंटिटीज रिसोर्सेज। अगर एंटिटी अपने रिसोर्सेज यूज करने को दे रही है तो उससे रॉयल्टी मिल सकती है, इंटरेस्ट मिल सकता है, तो ये सब आपका रेवेन्यू हो सकता है। शर्त यह है कि ये सब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल्स पे चलते हैं। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर, इट इज अ रेवेन्यू, करेक्ट। अगर कोई रियल एस्टेट बिल्डर है, डेवलपर है, अगर वो बिल्डिंग सेल कर रहा है, लैंड सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू है। पर जय चावला एज अ टीचर लैंड सेल कर रहा है, बिल्डिंग सेल कर रहा है, तो वो उसके लिए रेवेन्यू नहीं है। In a principal agent relationship, principal bears the risk of loss on unsold inventory and not the agent. Hence, if we need to identify that entity is a principal or agent, अगर आपको पता करना हो कि जय चावला सर एज अ प्रिंसिपल बेसिस पे काम कर रहे हैं कि एजेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं। जय चावला सर नहीं मान लो, जैसे मान लो जय चावला सर वी स्मार्ट के साथ काम करते हैं और वी स्मार्ट जो है वो जय चावला सर के बिहाफ पर क्लासेस सेल करता है। तो अगर आपको पता करना है कि वी स्मार्ट एज अ प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब जय सर के साथ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, कि वी स्मार्ट जय सर के साथ एज ए एजेंट बन के काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको वी स्मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इफ वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंटिटी इज अ प्रिंसिपल और एजेंट, देन वी हैव टू चेक दैट इज एंटिटी बियरिंग द रिस्क ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री। क्या एंटिटी अनसोल्ड इन्वेंट्री की रिस्क बियर कर रही है? क्या वी स्मार्ट बुक्स अगर बच गई या बेड डेट अगर हो गया तो वो वी स्मार्ट बियर करेगा कि मैं बियर करूंगा? अगर वी स्मार्ट बियर कर रहा है तो इसका मतलब वी स्मार्ट मेरे साथ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट कर रहा है। वी स्मार्ट इज अ प्रिंसिपल, वी स्मार्ट नॉट द एजेंट फॉर मी। आई बात समझ में कि नहीं? इफ यस देन द एंटिटी इज अ प्रिंसिपल, इट शैल रिकॉर्ड ग्रॉस रेवेन्यू नॉट द कमीशन। ऐसे केस में वी स्मार्ट जो भी अमाउंट चार्ज कर रहा है कस्टमर से वो उसके लिए ग्रॉस रेवेन्यू है, और मैं जो अमाउंट चार्ज कर रहा हूं वी स्मार्ट से वो मेरे लिए ग्रॉस रेवेन्यू है। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो ये चेक करना है कि एंटिटी प्रिंसिपल की कैपेसिटी में काम कर रही है कि एजेंट में। तो देखना है कि क्या एंटिटी अनसोल्ड गुड्स का लॉस बियर कर रही है, बैड डेट का रिस्क बियर कर रही है। अगर हां तो वो एंटिटी प्रिंसिपल है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये बोलो क्लियर समझ में आया कि नहीं? सेल ऑफ एनी पीपी विच इज नॉट इन्वेंट्री फॉर एंटिटी, इट इज नॉट अ रेवेन्यू। सही बात है, जैसे मैंने बोला कि मैं आईपैड बेचूंगा, लैंड बेचूंगा, तो मेरे लिए वो रेवेन्यू नहीं है। सेल ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स टू अनदर पार्टी
बाय अ फार्मा कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर एक फार्मा कंपनी है जिसने रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च किया, रिसर्च की फाइंडिंग्स किसी दूसरी कंपनी को बेची, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ध्यान रखना। चलो यहां तक पहुंच चुके हैं, बताओ जल्दी। दोनों सेम रेवेन्यू बुक करेंगे? नहीं। मान लो वी स्मार्ट स्टूडेंट से चार्ज कर रहा है 20,000 रुपए की फीस, तो वी स्मार्ट 20,000 रुपए रेवेन्यू बुक करेगा, और वी स्मार्ट जय चावला को देता है उसका 15,000 रुपए, तो जय चावला वी स्मार्ट से 15,000 रुपए का रेवेन्यू बुक करेगा और वी स्मार्ट 15,000 को कॉस्ट दिखाएगा। समझा? वी स्मार्ट रेवेन्यू बुक करेगा 20,000 रुपए, जय चावला वी स्मार्ट से चार्ज कर रहा है 15,000 रुपए, तो जय चावला बुक करेगा अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम वी स्मार्ट। ठीक है, यहां तक डन। चलो, मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को कैसे मेजर करेंगे? रेवेन्यू को कैसे मेजर करेंगे? केस नंबर 1, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस होगा, अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस मत करना, माइनस रिबेट, अगर कस्टमर को कुछ इंसेंटिव दे रहे हो, रिबेट दे रहे हो, तो आपका आ जाएगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस रिबेट। ठीक है, चलो केस 2, इफ रेवेन्यू इज इन कैश एंड काइंड बोथ। पहला वाला क्या है? रेवेन्यू आपका कैश एंड, इफ रेवेन्यू इज इन कैश, पहला वाला कैश में था। अब मान लो आपका रेवेन्यू कैश और काइंड दोनों में है, रेवेन्यू कैश और काइंड दोनों में है, रेवेन्यू आपका कैश और काइंड दोनों में है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड, एक तो कैश जो मुझे मिलने वाला है, मतलब यही वाला ऊपर वाला ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ठीक है, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज असेट्स रिसीव्ड इन अ डिसिमिलर नेचर ऑफ एक्सचेंज। मान लो काइंड में मुझे कुछ मिलने वाला है, मतलब मैं सर्विस दे रहा हूं, उसके बदले सामने वाला मुझे कोई दूसरी सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स दे रहा है, तो उसकी भी फेयर वैल्यू। तो व्हाट इज माय रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ कैश आई एम चार्जिंग फ्रॉम देम एंड द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, पीपीईज, सर्विसेज रिसीव्ड। ये हो जाएगा रेवेन्यू। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? If goods and services exchanged are similar, then no revenue to be recognized. अब सुनो, मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रहा हूं और मैं आपसे टीचिंग सर्विस ले रहा हूं, ये तो सिमिलर ट्रांजेक्शन हो गया, ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे गुड्स बेच रहे हो, आप मुझे गुड्स दे रहे हो, तो ये डिसिमिलर ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, बोलो बेटा, क्या आपको ये केस 2 समझ में आ गया? ओवरऑल क्लियर हो गया? रेवेन्यू कैसे निकलेगा? कैश में है तो इतना, नॉन कैश भी है तो कैश वाला पोर्शन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश अमाउंट। चलो डन। आगे, व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना चाहिए? टाइमिंग गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के केस में, सेल ऑफ गुड्स के केस में, सेल ऑफ गुड्स के केस में आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना चाहिए? सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना चाहिए? All 5 conditions should be fulfilled to recognize the revenue. All 5 conditions should be fulfilled to recognize the revenue. 5 condition fulfill होनी चाहिए। Condition number 1, seller must have transferred significant risk and rewards over goods to the buyer. Seller ने सारे के सारे risk and reward ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर सेल होने के बाद गुड्स डैमेज हुए तो बायर का लॉस। यही माना जाता है कि भाई रिस्क तेरा, रिवॉर्ड तेरे। सेलर ने बायर को क्या सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड गुड्स से रिलेटेड ट्रांसफर कर दिए। सेल होने के बाद अगर उसके गुड्स खो गए तो वो उसी का नुकसान है। हाँ, तो मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। मैं रेवेन्यू बुक करूंगा जब 5 कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटिंग टू द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। सेलर डज नॉट रिटेन एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, शुड नॉट अप्लाई इट्स डिसीजन मेकिंग ओवर द गुड्स। मान लो तू मुझे पैसे देके गया और मैंने तुझे गुड्स बेच दिए, पर तूने मुझसे हैंडओवर नहीं लिया, तेरे गुड्स अभी भी मेरे पास रखे हैं। क्या तेरे गुड्स पर मेरा कोई कंट्रोल है? क्या मैं तेरे गुड्स को किसी और कस्टमर को बेच पा रहा हूं? अगर हां, इसका मतलब मैं सेल बुक नहीं करूंगा तेरी वाली, क्योंकि मेरा कंट्रोल आज भी तेरे गुड्स पर है। मैं अपनी डिसीजन मेकिंग कर पा रहा हूं। पर अगर मैं अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा हूं, मैं तेरे को सेल कर चुका हूं, डिलीवरी अभी मैंने हैंडओवर नहीं किया है, पर स्टिल मैंने उन गुड्स को अलग करके रखा है, मैं उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, ना ही मैं उनके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग करूंगा, ना ही मैं किसी और कस्टमर को बेचूंगा, मैं सेल बुक कर सकता हूं। इफ एन एग्रीमेंट टू सेल इज डन विद वन पार्टी बट द डिलीवरी ऑफ गुड्स नॉट येट पास्ड,
seller has right to sell such goods to another party. It means seller has retained the control over such goods. Seller should not recognize the revenue from first party. Clear हुआ कि नहीं? Just a second. बारह बज रहे हैं, खिड़की खुली हुई थी, नेबर लोग सोचेंगे साला ये चिल्ला क्यों रहा है, नेबर लोग सोचेंगे चिल्ला क्यों रहा है। आज से 4 साल पहले जब मैं पुणे में शिफ्ट हुआ था, 4 साल भी नहीं 6 साल पहले जब पुणे में शिफ्ट हुआ था, तो रेंट के घर पे रहता था, अभी तो मेरा घर है, थैंक यू सब, थैंक यू भगवान। तो घर छोटा था और खिड़कियाँ ऐसी थी कि दूसरों को थोड़ा सा भी चिल्ला के बोलो तो दूसरों को पता चल जाता था कि भैया घर पे कोई चिल्ला रहा है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा था, मैं रात रात में पढ़ाता था, मैं नाइट सेशन बहुत सारे लेता लेता था। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह कोई घर पे घंटी बजा के चला गया और नीचे चिट्ठी रख के चला गया, घंटी बजा के और नीचे एक चिट्ठी रख के चला गया, नेबर में से ही, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है। हमने उठाई चिट्ठी, उसमें लिखा था आप जो भी लड़ना झगड़ना करते हो मियाँ बीवी, वो थोड़ा सा अपने में लड़ा झगड़ा करो, हमारी नींद खराब होती है, आप लड़ते झगड़ते बहुत हो। दिमाग खराब हो गया मेरा। मतलब लोगों को ये लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं लड़ता हूं, मैं अपनी बीवी को मतलब क्या बोलूं यार, मेरे अपनी बीवी को बीवी से लड़ता हूं, उनको ऐसा लगा। ठीक है, वो ऐसा लिख के गए, बाद में मेरे को पता चल गया कि किसने लिखा है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं, मेरा गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं है। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी मेजर्ड रिलायबली, क्या मैं रेवेन्यू को रिलायबली मेजर कर पा रहा हूं? इफ द ट्रांजेक्शन इज इन काइंड देन फेयर वैल्यू शुड बी रिलायबल, जिस वैल्यू पे भरोसा किया जा सके, मैं रेवेन्यू को रिलायबली मेजर कर पा रहा हूं कि नहीं। चौथा, इट इज प्रोबेबल दैट अमाउंट विल बी कलेक्टेड, पैसा कलेक्ट होगा कि नहीं, धक 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 धक, पैसा कलेक्ट होगा कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। जैसे as soon as I sold goods I realized that I may not get the consideration from customer, I should not recognize the revenue till the actual amount is received or till there is a certainty of collection. Example, on the date of sales of goods probability of collection was good, hence sale was recognized, but after some time seller expect not to get the consideration because of bad debts, no need to reverse the sale, bad debt should be recognized. क्या है सर? जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, क्या उस टाइम पर श्योरिटी है कि आपको पैसा मिल जाएगा? हाँ, तो आप सेल बुक कर सकते हो। बाद में भले अनसर्टेनिटी हो जाए, बाद में लगे कि अरे यार मैंने तो रेवेन्यू बुक कर लिया, पैसा तो मिलेगा नहीं, आप रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करना, आप डेट बुक कर लेना। अभी तक किसने लिखा? क्या मेरे पड़ोसी ने लिखा? मुझे पता है किसने लिखा, वो 302 वाली ने लिखा, वो 302 वाली थी, एक जलती थी साली, मतलब सॉरी बहन थी मेरी, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो जब 5 कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर कर दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर कर दिया गुड्स से रिलेटेड, गुड्स के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं रेवेन्यू के जो अमाउंट है उसको रिलायबली मेजर कर पा रहा हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी टू कलेक्ट द अमाउंट है, मुझे सर्टेनिटी है, ठीक है ठीक है, मुझे सर्टेनिटी है कि मुझे पैसा मिल जाएगा। एंड लास्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड बी मेजर्ड रिलायबली, मैं कॉस्ट, गुड्स की जो कॉस्ट है, मैं रेवेन्यू ऊपर लिखा था ना रेवेन्यू, ये नीचे कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट को भी मैं रिलायबली मेजर कर पाऊंगा। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? हाँ मैम से जलती थी, करेक्ट करेक्ट, मैम से जलती थी बेटा। चलो 7th नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना चाहिए? टाइमिंग 5 पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं 8th पॉइंट पर। एक केस था क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखिएगा। डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड एट बायर्स रिक्वेस्ट, बायर ने रिक्वेस्ट किया, मैंने नहीं, मैंने उसको गुड्स दिया, उसने बोला आपके पास पड़े रहे, गुड्स सोल्ड बट फिजिकल इन्वेंट्री इज स्टिल विद द सेलर, seller can recognize revenue if it does not have any control over the goods. Seller has to keep such goods separately from other inventory. Seller अपनी इन्वेंट्री से अलग करके वो गुड्स को रख रहा है, उसको वो अलग से नहीं बेचेगा, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, सेलर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पाएगा। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, चलो चलो जी। When to recognize revenue from the services rendered, अभी ऊपर हमने देखा सेल ऑफ गुड्स, अब हम देख रहे हैं टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। जब आप सर्विसेज रेंडर करोगे तो आपको कब रिकॉर्ड करना चाहिए? स्टेप 1, चेक फाइनल आउटकम विल बी अवेलेबल और नॉट। अब भी मैंने AS7 में आपको बताया था कि आपको क्या लगता है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, फाइनल आउटकम हो जाएगा कि नहीं, आप अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लोगे कि नहीं। अगर हाँ तो आप PCM के हिसाब से रेवेन्यू बुक करोगे, अदरवाइज रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर करोगे। AS7 में बताया था, यहां पर वही बोल रहा है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हो क्या उसका फाइनल आउटकम मिल जाएगा, क्या उसका फाइनल आउटकम पूरा हो जाएगा, सर्विस का फाइनल आउटकम निकलेगा कि नहीं। ठीक है, ये चेक करो। ये चेक करने के लिए 4 कंडीशन देखनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी मेजर्ड रिलायबली, probability of collection of consideration सब वही, cost of service can be measured reliably, progress of service can be measured reliably। अगर आपको लग रहा है कि रेवेन्यू को आप रिलायबली मेजर कर पाओगे, कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर पाओगे, आपको कलेक्शन का पैसा रिसीव, आपको कलेक्शन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है, और प्रोग्रेस ऑफ सर्विस कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कितना कितना काम हो चुका है आप उसको मेजर कर पा रहे हो, अगर ये हो पा रहा है तो इसका मतलब आप बोलोगे कि यस आपका आउटकम निकलने वाला है। इफ द फाइनल आउटकम इज प्रोबेबल देन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, PCM, यहां पर भी PCM। अगर आपको लग रहा है कि आपको फाइनल आउटकम मिल जाएगा, मैं बताऊं ये सब फर्जी है, सिर्फ क्या देखना है, प्रोग्रेस ऑफ सर्विस कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर आपको लग रहा है ना कि प्रोग्रेस ऑफ सर्विस कैन बी मेजर्ड रिलायबली है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो आप रेवेन्यू को बुक करोगे एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, सब जानते हो आप। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा, 1-2 महीने 4-5 महीने का, रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज 100% आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप परसेंटेज क्यों लगा रहे हो? 2-4 महीने की सर्विस है, पूरा कंप्लीट होने के बाद 100% बुक कर लो, जैसे ऑडिटिंग सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, टीचिंग सर्विस। इफ फाइनल आउटकम इज नॉट प्रोबेबल, अगर फाइनल आउटकम प्रोबेबल नहीं है तो आप रेवेन्यू को बुक करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑफ विच रिकवरी इज प्रोबेबल। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल सेम था? तो सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विस से आप रेवेन्यू कब बुक करोगे? आइदर परसेंटेज बेसिस पर या फिर रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट इनकर्ड, अगर फाइनल आउटकम नहीं होने वाला तो। अदरवाइज फाइनल आउटकम होने वाला है तो परसेंटेज बेसिस पर। फाइनल आउटकम कब होने वाला है? जब आपको पता है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आप हर जो भी काम कर रहे हो उसका प्रोग्रेस आप मेजर कर पा रहे हो। बेटा सिंपल है, ये AS7 के जैसा है। चलो, इसलिए मैंने AS9 पहले करवा लिया, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट से रेवेन्यू कब बुक करोगे, रॉयल्टी से रेवेन्यू कब बुक करोगे, डिविडेंड से रेवेन्यू कब बुक करोगे? एक्चुअली AS9 में 5 चीजें कवर होती हैं, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। तो इंटरेस्ट से बुक करो, कब करोगे रेवेन्यू? इंटरेस्ट इज अक्रूड, अक्रूवल बेसिस पे बुक करोगे, ऑन द टाइम प्रपोर्शन बेसिस, टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे इंटरेस्ट बुक करोगे, अक्रूवल बेसिस पर। रॉयल्टी एज पर द अग्रीमेंट, अक्रूवल बेसिस पे बुक करोगे। डिविडेंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द पेइंग कंपनी, डिविडेंड जब डिक्लेयर हो जाए। मुझे बताओ यहां 10 पॉइंट्स तक आपको समझ में आ गया? अगर हाँ तो बस अब समरी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, समरी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं। देखो बच्चों, अगर तुम अभी भी मेरे साथ बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, ऐसे ना यार, मजा नहीं आता यार, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। वीडियो को लाइक कर दो। और अब मुझे 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी वाटर बॉटल भर के आऊं, ठीक है। चलो, जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलिए, समरी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आराम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं, ठीक है? चलो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। If at the time of sale no revenue is recognized because of uncertainty of collection, बात सही है। अगर सेल कर दिया पर कलेक्शन होगा इसकी सर्टेनिटी नहीं है तो आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, ऊपर हमने देखा था अभी। देन इन्वेंट्री विद द कस्टमर इज द इन्वेंट्री ऑफ द सेलर ओनली। आपसे वो पूछेगा कि आपने सेल बुक नहीं किया पर आपने इन्वेंट्री तो कस्टमर को दे दी, तो वो आप अपनी बुक्स में इन्वेंट्री दिखाओगे कि नहीं? यस, दिखानी पड़ेगी। भले वो आपने गुड्स कस्टमर को दे दिए, गुड्स विद कस्टमर आर ट्रीटेड एज इन्वेंट्री ऑफ द सेलर ओनली। अगर आप रेवेन्यू बुक नहीं कर रहे हो तो आपको एज ए इन्वेंट्री तो दिखानी पड़ेगी ना। बोलो, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? क्या तुम लोग कर रहे हो यार ये बड्डे 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 यार, प्लीज यार, एग्जाम है तुम लोगों का। बोलो बेटा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर तुम सेल बुक नहीं कर रहे हो पर इन्वेंट्री कस्टमर के पास है तो तुम अपनी बुक्स में वो इन्वेंट्री दिखाओगे, इन्वेंट्री विद द कस्टमर बोल के, ठीक है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, when seller arrange any transit insurance while delivering the goods at customer's place, सेलर कस्टमर के प्लेस तक गुड्स डिलीवर करने के लिए वो ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा रहा है, कोई अच्छी खासी चीज भेज रहा होगा। इन केस ऑफ एनी डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स बिफोर दे रीच द कस्टमर्स लोकेशन, इट मींस सेलर डज नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ गुड्स। अब सीधी सीधी बात है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मैंने गुड सेल कर दिए पर मैं ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करवा रहा हूं क्योंकि कल को कुछ अगर डैमेज वैमेज हो गया तो वो मेरा रिस्क हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी तक सेल बुक नहीं कर सकता। मैं सेल बुक कब करूंगा? जब कस्टमर लोकेशन पर गुड्स पहुंच जाएं और कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ले। सेलर शेल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओनली व्हेन द गुड्स विल रीच कस्टमर प्लेस। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि अगर सेलर ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा बियर कर रहा है मतलब वो रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने सर पे ले रहा है जब तक गुड्स पहुंच नहीं जाते। कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में कि नहीं? क्लियर? नेक्स्ट, in case of principal agent, principal shall recognize the revenue only when the agent will sell the goods to the ultimate customer। मैंने गुड्स मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने अपने गुड्स एजेंट को दिए, बोला जाके बेच। जब तक वो नहीं बेचेगा तब तक मैं अपनी सेल बुक नहीं करूंगा, ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज कब करेगा? जब अल्टीमेट कस्टमर को गुड्स सेल हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, कस्टमर अप्रूव्ड द गुड्स बिफोर एक्सपायरी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। पीरियड ऑफ अप्रूवल लैप्स्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। उस पीरियड के बाद कस्टमर नॉट येट अप्रूव्ड, पीरियड ऑफ अप्रूवल नॉट येट लैप्स्ड, ना ही उसने अप्रूव किया है ना ही अभी अप्रूवल पीरियड लैप्स हुआ है, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। पर इन्वेंट्री तो कस्टमर के पास है तो इन्वेंट्री वो आप अपनी बुक्स में दिखाओगे, इन्वेंट्री विद द कस्टमर बोल के। पोजीशन भले आपके पास नहीं है पर इन्वेंट्री आप अपनी बुक्स में दिखाओगे। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? इफ सेलर इज चार्जिंग इंटरेस्ट, if seller is charging interest on delay payments from customer, then such interest will form part of the revenue। please 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 please, डिले पेमेंट पर अगर मैं कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं तो वो मेरा रेवेन्यू का पार्ट होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो मैं आपको रेवेन्यू का लिखवाया था कि रेवेन्यू में क्या आएगा? ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस रिबेट प्लस
इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट वो भी आ जाएगा, ओहो ओहो, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट्स ये भी आ जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर। चलो उसके बाद इंस्टॉलेशन केस वन। इंस्टॉलेशन इज वेरी सिंपल, कस्टमर कैन ऑल्सो डू द सेम। मैंने कस्टमर को गुड्स दे दिए, इंस्टॉलेशन गाइड है और इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। मैं इंस्टॉलेशन होने का वेट नहीं करूंगा, कस्टमर इंस्टॉल करे ना करे मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। डू नॉट वेट फॉर द एक्चुअल इंस्टॉलेशन। केस टू, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट असिस्टेंस ऑफ द सेलर। सिग्निफिकेंट असिस्टेंस ऑफ द सेलर मतलब जब तक मैं इंस्टॉल नहीं करके देता तब तक कस्टमर उसको यूज भी नहीं कर पाएगा, और कस्टमर के लिए इंस्टॉल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मुझे ही करके देना पड़ेगा। आई नीड टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओनली व्हेन द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ही मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। यहां तक समझ में आ गया? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम, सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या फिर मेरी मैगजीन, सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसएलएम बेसिस इफ सर्विसेज प्रोडक्ट्स डिलीवरी इन द सेम क्वांटिटी। इन द सेम क्वांटिटी मतलब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आज ही क्या हुआ, मैंने एक वेबसाइट का एक सब्सक्रिप्शन लिया। वो वेबसाइट क्या करती है, वो वेबसाइट ना बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग करती है, वीडियो एडिटिंग आपको रेडीमेड बना के देती है। मैंने उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया 8,000 रुपए का। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। तो वो जो वेबसाइट वाले लोग हैं वो उसको कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एसएलएम बेसिस पे, क्योंकि मुझे तो वो हर महीने सेम सर्विस दे रहे हैं ना, सेम क्वांटिटी में दे रहे हैं। तो अगर मान लो मुझे सेम क्वांटिटी मिल रही है, सेम टाइप ऑफ सर्विस मिल रही है, तो आप वो लोग रेवेन्यू बुक करेंगे एवरी मंथली बेसिस पर। If variable delivery of service or products, then deferred in proportion to the goods and service value। पर अगर मान लो मैं सब्सक्रिप्शन चार्ज करता हूं अपने कस्टमर से, पर हर महीने गुड्स अलग अलग वेरिएबल बेसिस पे डिलीवर करता हूं, कभी किसी क्वांटिटी में कभी किसी क्वांटिटी में, सर्विस भी वैसे ही है, तो ऐसे केस में मुझे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कमीशन, एडवर्टीजमेंट कमीशन, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन एक्चुअल बेसिस, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन एक्चुअल बेसिस व्हेन एडवर्टीजमेंट इज पब्लिश। जब तक एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं हो जाती तब तक तुम रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। अगर एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो गई तो तुम रेवेन्यू बुक कर लोगे, चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला। एनी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट एडवर्टीजमेंट इज नॉट येट पब्लिश, इट इज अ लाइबिलिटी। एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं हुई है पर तुमने पैसा कलेक्ट कर लिया है, वो एक लाइबिलिटी है, रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर। लास्ट, इन केस ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव प्राइस रिवीजन, इन केस ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव प्राइस रिवीजन, मान लो वो बोल रहा है हमने रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिवाइज कर लिया। इफ सेलर हैज द राइट टू रिकवर इट एडिशनल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, देन रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन। सीधी बात है, जब कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, दैट मीन्स when customer has accepted such revision। अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया वो रिवीजन तो रेवेन्यू को हम बुक करेंगे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं कस्टमर को गुड्स बेच चुका हूं 50,000 में, पर मैंने रिवाइज कर दिया, प्राइस 55 बोल दिया और मैं 5,000 एक्स्ट्रा रिकवर करूंगा, तो मैं रेवेन्यू बुक कर लूं। मैं पहले ये कस्टमर को कन्वे करूंगा, कस्टमर का एक्सेप्टेंस लूंगा, उसके हिसाब से मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। ठीक है, डन, AS9 इज डन। ये वीडियो देखने के बाद आप अगर AS9 का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वीडियो देखने के बाद एक बार आप नोट्स को 10 मिनट वापस से रेफर कर लेना। ठीक है, सो दिस वाज योर AS9, दिस वाज योर AS9। क्लियर? गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, है ना।
हाँ जी, तो भाई भाइयों बहनों ऐसा है कि AS2 के अंदर मुझे जो ज्यादा चीजें आपको रिवाइज करवानी नहीं है। आपको पता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है। आप इस रिवीजन को बहुत ही ऊपर ऊपर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिटेल रिवीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एंड कंप्लीट रिवीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे गालियां मत मारना कि अरे यार सर आपने AS2 का रिवीजन अच्छा नहीं करवाया। मैं AS2 का रिवीजन तो करवाना ही नहीं चाह रहा था लॉजिकली, पर मुझे एक चीज दिख गई जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे AS2 का रिवीजन करवाना चाहिए। तो वो कौन सी चीज दिख गई? सबसे पहले मतलब कुछ कुछ चीजें दिख गई, जैसे जब भी आपको एनआरवी निकालना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूं। जब भी आपको फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालना पड़ता है तो आप सब जानते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंस ऑफ सेल, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। पर अगर आपको WIP का एनआरवी निकालना पड़ता है तो आप क्या करोगे? आप पहले फिनिश गुड्स का एनआरवी लोगे, मतलब सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर आप एनआरवी फिनिश गुड्स ऑफ एनआरवी में से, एनआरवी के फिनिश गुड्स में से, फिनिश गुड्स के एनआरवी में से अगर आप फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द गुड्स माइनस करोगे तो आपको WIP का एनआरवी मिल जाएगा। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल को कैसे मेजर करते हैं? अगर आपको लगता है कि फिनिश गुड्स आप कॉस्ट से ऊपर बेच पाओगे, फिनिश गुड्स आप कॉस्ट पे या कॉस्ट से ऊपर बेच पाओगे, तो आप रॉ मटेरियल को मेजर करोगे कॉस्ट पे। मतलब अगर आपको लगता है कि फिनिश गुड्स आप प्रॉफिट में बेच पाओगे तो आप रॉ मटेरियल को मेजर करोगे कॉस्ट पे। अगर आपको लगता है कि आप फिनिश गुड्स को बिलो कॉस्ट पे बेच पाओगे, फिनिश गुड्स को बिलो कॉस्ट पे बेच पाओगे मतलब उसकी एनआरवी कम है, फिनिश गुड्स की एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है, बेच पाओगे बिलो कॉस्ट पे, तो रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे या फिर ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे मेजर करोगे। सबसे पहले तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मुझे पता है जहां जहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आ सकते हैं मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा दूसरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट आता है। पर इसको कैसे देखा जाएगा? परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट कैसे देखा जाएगा? आइए ये एक टेबल पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टेबल है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है इस टेबल के अंदर? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। बस मैं इसीलिए मैं आपको AS2 का रिवीजन करवा रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हो और आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पता करना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल से शुरू करेंगे। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपकी टोटल परचेज वैल्यू कितनी है? मान लो आपकी टोटल परचेज वैल्यू है 10 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय आपने कितने यूनिट्स परचेज किए? मान लो आपने 50,000 यूनिट्स परचेज किए, पर 50,000 में से आपको पता है आपका नॉर्मल वेस्टेज, सपोज आपका नॉर्मल वेस्टेज 2,000 का होता है, तो 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 48,000, तो ये आ गया आपका 20.83 पर यूनिट। तो ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने 10 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल परचेज किया, 50,000 यूनिट्स परचेज किए, 2,000 यूनिट्स का मान लो नॉर्मल वेस्टेज है, तो आपका 20.83 रॉ मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, नाउ बाइफरकेशन ऑफ यूनिट्स परचेज। आपने कितने यूनिट परचेज किए थे? 10 लाख। आपने टोटल कितने यूनिट्स परचेज किए थे? 10 लाख। 10 लाख में से आपका 50,000 टोटल यूनिट्स परचेज कितने किए थे? 50,000। उसमें से 2,000 आपका क्या था? नॉर्मल वेस्टेज। तो आपका रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे? रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे? रिमेनिंग यूनिट्स बचे आपके 48,000। रिमेनिंग यूनिट्स आपके 48,000 बचे। अब इसके आपको 3 हिस्से करने हैं। कितने गुड्स आपने बेच लिए 48,000 में से, कितने गुड्स आज भी आपके पास क्लोजिंग पड़े, और कितने गुड्स एबनॉर्मल लॉस हुए हैं। मान लो आपने 40,000 गुड्स बेच दिए, मान लो आपने 7,000 गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो मान लो 1000 गुड्स का आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है। 40 गुड्स बेच दिए, 7,000 को गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, 1,000 के गुड्स आपका एबनॉर्मल लॉस। क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो आपने ये ऊपर कॉस्ट पर यूनिट किया था ना, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई 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 20.83 20.83 20.83। कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं?
ठीक है, हाँ हाँ 2000 है, मेरी भावनाओं को समझो यार, 50 - 2 मैंने 48 ही लिखा है। तो आई मेरी बात समझ में। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए क्या माइनस करोगे, नॉर्मल वेस्टेज माइनस करोगे, नॉर्मल वेस्टेज माइनस करोगे। एक बार नॉर्मल वेस्टेज माइनस हो गया, अब वो आपसे पूछेगा कि बताइए एबनॉर्मल लॉस कितना है, तो जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया था पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स सोल्ड है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलो रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना, या नॉर्मल गुड्स थे तो वो सोल्ड कर लिए। अब आते हैं फिनिश गुड्स, क्योंकि आपने फिनिश गुड्स में कंज्यूम किया, तो फिनिश गुड्स में आते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपने कितना किया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपने कितना किया, मान लो 40,000 इंटू 20.83 इंटू 20.83, तो 40,000 आपने कंज्यूम किए थे और 20.83 आपका तो कॉस्ट था, मतलब वही कॉस्ट जो आपने ऊपर अभी निकाला वो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड आ गया। फिनिश गुड्स की कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम आता है। लेबर बेटा क्वेश्चन में दिया होगा, लेबर क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे ये 40,000 इंटू 20.83 आ रहा है, तो बेटा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8,33,200। मान लो लेबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 लाख रुपीस, लेबर आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपीस। चलो अब आते हैं बेटा आपके मेन आइटम पे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में आपको क्या करना है, जितने भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किए मतलब 40,000 इंटू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकला कैसे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, मान लो आपका फिक्स्ड ओवरहेड लगने वाला है, लेट अस से आपका फिक्स्ड ओवरहेड लगने वाला है, लेट अस से आपका फिक्स्ड ओवरहेड लगने वाला है 3 लाख रुपए का, पूरे साल भर का एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, आपकी एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी देखनी है। वो आपको देगा कि नॉर्मली आप इतने यूनिट्स बना लेते हो या नॉर्मली आप इतने यूनिट्स बना लेते हो। तो मैंने बोला भाई आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, लेट अस से आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 45,000 की, और आपने एक्चुअली बनाए हैं 38,000, आपने एक्चुअली बनाए हैं 38,000। तो आपको क्या करना है, 38,000 और 45,000 विच एवर इज हायर, मतलब 45,000। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, आपने 38 किया, नॉर्मली आप 45 कर लेते हो, विच एवर इज हायर। तो बताओ 3 लाख डिवाइडेड बाय 45 आपका आया 6.66, ये आपका आ गया 6.66 या 6.67। कितने आपने यूनिट्स बनाए, जो भी आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए वो आपको क्वेश्चन में देगा, आपको नंबर ऑफ यूनिट से करना है मल्टीप्लाई। आया समझ में, आया समझ में बेटा, क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट भी इसी तरीके से होगा, वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड आएगा। अब मैं प्लस नहीं कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा रॉ मटेरियल कॉस्ट आपने ऊपर से ले लिया, लेबर आपको दिया होगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में बहुत बड़ा खेल करेगा वो आपके साथ, आपको एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी दोनों चीजें देगा और फिक्स्ड ओवरहेड्स देगा। आपको रेट चाहिए, रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट आपको रेट देगा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो ये आ गई आपकी फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट, ये आ गई आपकी फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट। जैसे ही आपकी फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई, आपको वो अलग से देगा कि भाई क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं 2000, मल्टीप्लाई कर देना फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट। ये सब तामझाम क्यों किया था मैंने, क्योंकि मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए थी, मेरे को क्लोजिंग फिनिश गुड्स 2000 है, मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट है नहीं, फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट मुझे निकालनी पड़ रही है। समझ में आया। If nothing is specified in the question, always assume that for every 1 unit of raw material, 1 unit of finished goods is produced. मतलब अगर मैंने 40,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम किए तो मेरे 40,000 ही प्रोड्यूस हुए होंगे।
मेरे 40,000 ही फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस मेरे 40,000 ही हुए होंगे, अगर कोई अलग से रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ये सब करके मेरे को फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। भाइयों बहनों, आया समझ में? बाकी फिनिश गुड्स जो मेरे बाकी फिक्स्ड ओवरहेड जो मेरे यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उसको ले जाएंगे P&L में। ठीक है, तो ये मुझे मेजरली आपके साथ डिस्कस करना था, ये मुझे मेजरली आपके साथ डिस्कस करना था। इस पर्टिकुलर एएस में मेजरली यही है। और अगर आप मुझसे पूछो तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, बाय प्रोडक्ट का एनआरवी निकाल के मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट में से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करना है। अगर और कोई स्क्रैप है तो वो माइनस करना है, तो ये आ जाएगी आपकी नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट को आप दो हिस्सों में ले जाओगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट 1, ज्वाइंट प्रोडक्ट 2। आप दो प्रोडक्ट में अलोकेट करोगे। कैसे अलोकेट करोगे? ज्वाइंट प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड टोटल सेल और ज्वाइंट प्रोडक्ट 2 की भी एक्सपेक्टेड टोटल सेल। तो नेट कॉस्ट को आपको डिवाइड करना है, अलोकेट करना है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेड टोटल सेल। एक्सपेक्टेड टोटल सेल कैसे आएगी? तो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, तो बस आपको ये करना है, आपकी कॉस्ट अलोकेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी कॉस्ट अलोकेट हो गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे, आपकी ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट पर यूनिट, ज्वाइंट प्रोडक्ट 2 की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, बोलो बेटा क्लियर? रिटेल मेथड कोई बोल रहा है मुझे बता देना। तो बेटा रिटेल मेथड का फंडा ये है कि रिटेल मेथड में क्या होता है बेटा? रिटेल मेथड में बेसिकली आपको मार्जिन का रेट दिया रहेगा। रिटेल मेथड में ये देखो, रिटेल मेथड है आपका ग्रॉस मार्जिन का रेट दिया रहेगा 25% का, 25% ग्रॉस मार्जिन है। बस आपको अगर आपका इन्वेंट्री सेल वैल्यू पर है तो 25% माइनस कर दो। 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल, आप उतना माइनस कर दो, दैट्स इट। तो रिटेल मेथड में क्या होता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देगा सेल प्राइस पर, आपको मार्जिन माइनस करना होता है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ द गुड्स आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। AS2 में मुझे यही डिस्कस करना था। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी मास्टर प्रॉब्लम ऑन AS2 एंड AS9। तो आप AS2 AS9 अपने हिसाब से क्वेश्चंस लगाइए। नहीं है आपके पास तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है 183, उसमें से आप लगा लीजिएगा। कमर्शियल सब्सटेंस मीनिंग सर, कमर्शियल सब्सटेंस मतलब प्रॉफिट मोटिव। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तुम्हारे साथ एक्सचेंज पे, ये दो रिमोट है, ये रिमोट तुम्हारे पास है, ये रिमोट मेरे पास है, हम दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर इसमें प्रॉफिट मोटिव है तो कमर्शियल सब्सटेंस है, नहीं तो नहीं। ठीक है गाइस, देखो बेटा, अभी कोई भी चीज अगर आपको जम नहीं रही, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उस चीज को छोड़ दो, आप बाकी चीजों पे फोकस करो। ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप अब कोई जादू की छड़ी नहीं आएगी जो घुमाया जाएगा और आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, छोड़ दो और उसकी सोचो जो तुम्हें आता है, उसको लेकर पॉजिटिव रहो, उसको लेकर नेगेटिव मत रहो जो तुम्हें नहीं आता है, बिकॉज वो तुम्हें पास नहीं करवाएगा। पास तुम्हें क्या करवाएगा? जो तुम्हें आता है। याद रखना चीज, हो सकता है कुछ बच्चों को 20% ऑफ द कोर्स अच्छे से नहीं आता, उसको लेकर क्या कर रहे हो? आपको 80% ऑफ द कोर्स के बारे में समझना है, उसको लेकर अपनी ताकत बनानी है और उसके बेसिस पर आपको पास होना है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारे मैराथन वीक के सारे स्टडी बेस्ड वीडियोस हो गए कंप्लीट। ठीक है, कल शाम को 8 बजे देयर विल बी द लाइव डाउट सेशन, जिसका मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया है, मैं वापस से शेयर करूंगा। और इस लाइव डाउट सेशन के भी
डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द लाइव डाउट सेशन। गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया है, शाम को 8 बजे मिलेंगे और आपके लाइव डाउट सेशन को कंडक्ट करेंगे। मेरी तरफ से ये सब था। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर AS28 करवा दो। बच्चों AS28 का चार्ट रिवीजन अवेलेबल है। AS28 का बढ़िया सा रिवीजन 20 मिनट का अवेलेबल है, आप देख लीजिए। AS28 का 20 मिनट का रिवीजन अवेलेबल है। AS27 कुछ बच्चे बोल रहे थे रिवीजन बेटा अवेलेबल है, आप एक बार जाइए तो सही, एक बार देखिए तो सही। AS12 का अवेलेबल है, अब तो मैंने AS19 का भी डाल दिया। तो बच्चों अवेलेबल है, एक बार जाइए तो सही, एक बार देखिए तो सही, ठीक है। चलिए भाइयों बहनों, आपके ऊपर अच्छी खासी मैंने मेहनत की है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करिएगा। जब भी आपको रिकमेंड करने का मौका मिले, आपके जूनियर्स आपसे अगर कभी पूछते हैं तो आप अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी है तो। एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने फीडबैक जरूर इस वीडियो में डाल देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचे। कल के दिन में लाइव डाउट सेशन के अलावा मैं एक आध वीडियोस और डालूंगा। स्पेशली एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, आपको सीक्वेंस किस तरीके से मैनेज करना है, क्या ध्यान में रखनी चाहिए चीजें, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कुछ भी और रहा माइंड में तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। इसी के साथ हम आज करते हैं अपना लेक्चर यहीं पर खत्म। मिलता हूं मैं कल डाउट सेशन में शाम को 8 बजे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।